क्षेत्रकों में अब अर्थव्यवस्था को हम बांट पाते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के ये 5 प्रमुख क्षेत्रक माने जाते हैं। बहुत सरल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो आगे चलते हैं जल्दी से। प्राथमिक क्या है? बहुत ही सरल चीज है। प्राथमिक का मतलब यह होता है कि प्रकृति में कोई चीज जैसे मिली, आपने उसको ले लिया और आपने उसका दोहन कर लिया। बस वो जैसे मिली उसको प्राप्त करना, प्रकृति से किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, बस ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक का तात्पर्य इतना होता है कि प्रकृति में कोई संसाधन था, आपने उसको आपने क्या किया, प्रकृति में ही संसाधन था, आपने उसका दोहन कर लिया, बस दैट्स इट, इतना है। ये क्या है? कृषि, उत्खनन, है ना, खेती। प्रकृति में संसाधन है, मिट्टी है, बीज है, आपने हल चलाया, फसल काट ली, ठीक है, खेती हो गई, एकदम सबसे आसान प्राथमिक संसाधन। उत्खनन, आपने जमीन के नीचे ये खनिज लवण है, खनिज हैं, आपने खुदाई करी, आपने लोहा, तांबा, सोना जो भी है निकाल लिया, ये उत्खनन हो गया। मछली पकड़ना, मत्स्य पालन इसमें एक और उदाहरण हो सकता है ना, कि प्रकृति में क्या है, प्रकृति में नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें मछलियां हैं, आपने पकड़ लिया, तो ये मत्स्य पालन हो गया। पशुपालन भी इसमें एक उदाहरण हो सकता है कि भाई जानवर हैं, गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, आपने पाल लिया, मुर्गियां हैं, आपने पाल लिया, ये भी आपका एक धंधा हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि आप प्राथमिक क्षेत्र में आपके जो उत्पाद बने, आप उनका प्रसंस्करण करते हो, और इसके लिए यानी कि जो आपको नेचर में मिला, जो आपको प्रकृति में मिला, आप उनको बदलते हो, आप उनको परिवर्तित करके अपने लिए ज्यादा उपयोगी बनाते हो, ज्यादा अच्छा बनाते हो, जिसको हम कहते हैं उद्योग धंधे, है ना। भाई खेती में आपको गेहूं मिल गया, अब खाली गेहूं को आप क्या करोगे? आप उसमें आप एक चक्की लगाते हो, एक उद्योग धंधा लगाते हो, उससे तमाम तरह की चीजें बनाते हो, ये आपके काम का है ना। आप आलू मिले आपको, आप आलू के चिप्स बनाते हो, अनेकों प्रकार की चीजें बनाते हो। आपको लोहा मिला, आप लोहे से अलमारियां बनाते हो, आप लोहे से मशीनें बनाते हो। उद्योग धंधा जो भी किसी भी तरह का उद्योग धंधा है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है, ये दरअसल जिसको कहते हैं ना इंडस्ट्री, उद्योग धंधे वाला जो क्षेत्र है, यानी कि प्रकृति से आपको जो चीजें मिली, उन पर आप कार्यवाही करके, उन पर आप गतिविधियां करके, उसका स्वरूप जब आप परिवर्तित करते हो, तो उसको हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। तृतीय है ऐसी गतिविधियां जिनसे सेवा का उत्पादन होता है। देखिए ये एक फर्क है, जो जिन लोगों को अर्थव्यवस्था थोड़ी सी आती है उनको शायद पहले पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए जानना बहुत जरूरी है अर्थशास्त्र में कि सेवा क्या होता है। देखिए उत्पाद जो होता है वो 2 तरह की चीजों का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकती है वस्तु और दूसरी हो सकती है सेवा। इन दोनों में क्या फर्क है, वस्तु और सेवा में? वस्तु एक ऐसी चीज है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। वस्तु जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंजिबल, मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये पेन है, ये मेरे पास एक स्टाइलस है, एक पेन है, जिससे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, ये एक वस्तु है, मैं इस बोर्ड को देख सकता हूं, मैं इस बोर्ड को छू सकता हूं, ये एक फिजिकल चीज है, ये हो गई वस्तु। सेवा क्या हो गई? सेवा हो गई एक ऐसी चीज जो वस्तु नहीं है। जैसे मैं आपके लिए एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, क्या मैं आर्थिक तौर पर कोई उपयोगी काम कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। मेरे इस लेक्चर से कुछ बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ लोगों को फायदा होगा, तो मैं एक आर्थिक गतिविधि कर रहा हूं। लेकिन क्या आप मेरे लेक्चर को पकड़ सकते हो हाथ में? क्या आप मेरे लेक्चर को कहीं किसी अलमारी पर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो क्योंकि मेरा लेक्चर जो है वो वस्तु नहीं है, वो सेवा है, मैं एक सेवा प्रदान कर रहा हूं। अध्यापन, टीचिंग जो है वो एक सेवा है, वो एक वस्तु नहीं है। दोस्तों आज हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करेंगे। ये एक सिमुलेटेड 3D एनवायरनमेंट है जो रियल वर्ल्ड जैसा लगता है। हालांकि यूजर्स को इन एनवायरनमेंट में
रियल वर्ल्ड का अनुभव करने के लिए हेलमेट या चश्मा पहनने की जरूरत होती है। आपको बता दें, जितनी अधिक गहराई से यूजर्स वर्चुअल रियलिटी के एनवायरनमेंट को फील करते हैं, ये उतना अधिक ही रियल लगता है, भले ही ये प्रकृति में काल्पनिक हो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक सस्टेनेबल और स्वच्छ ऊर्जा सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर निकलती है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी क्यों खास है? ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इसलिए खास है कि आज पूरा विश्व एक समस्या से लड़ रहा है, वो है वैश्विक तापन, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है? सीधे तौर पर कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। अब कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल की जाए? कोयले का इस्तेमाल किया जाए, वो तो भरपूर मात्रा में क्या करता है? कार्बन का उत्सर्जन करता है। कोई ईंधन को जलाया जाए, जैसे पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, गैसोलीन, एलएनजी, सभी में कोई ना कोई कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाती है जिसमें होता क्या है, जिसमें सीधे तौर पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का दहन किया जाता है और हाइड्रोजन के दहन होने के बाद, अब दहन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा H2O। तो अगर किसी भी ईंधन के जलने पर अगर जल बन रहा है तो क्या वो प्रदूषक है? क्या वो कोई एक पॉल्यूटेंट है? तो आप कहेंगे सर जल थोड़ी पॉल्यूटेंट होता है। तो इसीलिए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी आरओ सिस्टम, जिसमें पानी को हाई प्रेशर के जरिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। यह हैवी मेटल और अन्य रसायनों को रोकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोकोएगुलेशन प्रक्रिया में पानी में धातु की प्लेटों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिससे पॉल्यूटेंट्स अलग हो जाते हैं। वहीं नैनो फिल्ट्रेशन एक उन्नत झिल्ली आधारित तकनीक है जो छोटे अणुओं और आयनों को हटाने में सक्षम है, जिससे आर्सेनिक और नाइट्रेट्स को प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन भी एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जिसमें जीवाणु, कवक या पौधों का उपयोग करके पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं। इसी तरह फाइटो रेमेडिएशन में पौधों का उपयोग करके मिट्टी और पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटाया जाता है। आयन एक्सचेंज रासायनिक प्रक्रिया भी एक तकनीक है जिसमें पानी में मौजूद अवांछित आयनों को हटाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से हैवी मेटल और हार्डनेस पैदा करने वाले आयनों को हटाने में प्रभावी है। IISc की नई प्रक्रिया और इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर में वापस पॉल्यूटेंट्स न जाएं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। इन सभी उपायों का संयुक्त उपयोग एक सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोत की ओर बड़ा कदम हो सकता है। फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं? तो इन्हीं को कहा जाता है PFAS। ये PFAS का मतलब होता है पॉली फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस। तो ये जो चीज है पॉली अल्काइल फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस, ये आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो बताया जाता है कि जैसे कि आजकल आप सुनते हैं कि भाई जैसे नदियां गंदी हो गई हैं, समुद्र गंदे हो गए, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं, सेम चीज अब ये स्टडी में आ रहा है कि जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंटामिनेशन है। और वो क्या कंटामिनेटेड है, वो किस चीज से प्रदूषित है, तो उस चीज को कहा जा रहा है PFAS। और ये कहाँ मिल रहे हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे घरों के किचन में जो नॉन स्टिक यूज होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर रेसिस्टेंस क्लोथिंग, जैसे कि आप रेन कोट यूज करते हैं, विंड शीटर्स यूज करते हैं, उनके ऊपर जो लेयर्स होती है वो किसकी बनी होती है? PFAS की बनी होती है। साथ साथ स्टेन रेसिस्टेंट फर्नीचर, आजकल जो फर्नीचर आते हैं उन पर स्क्रैच वगैरह स्क्रैच प्रूफ होते हैं। अब स्क्रैच प्रूफ बचाने के लिए उनके ऊपर जो लेयर लगाई जाती है वो PFAS की होती है। इसके अलावा जो फास्ट फूड आप लोग खाते हैं, इसकी जो पैकिंग होती है उसमें भी PFAS का रोल होता है। इसके अलावा जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या कॉस्मेटिक्स होते हैं, इन सारी जगहों पर PFAS को हम बहुत तेजी से यूज करते हैं। तो जब इनको यूज करते होंगे तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे फॉर्म्स में हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, धरती पर, पृथ्वी के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, वाटर के ऊपर बहुत सारी जगह मिलते होंगे। अब जब ये मिलते हैं तो ये क्या है? ये रेन वाटर के अंदर भी कंटिन्यूअसली पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है
कि हमारे लिए जो पीने का पानी, पहले बोला जाता था कि बरसात का पानी जो है, जो आपका रेन वाटर है, वो कंटामिनेटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है PFAS से भी। और अभी 2022 के अंदर अगर हम बात करें, जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई रेन वाटर के अंदर NO2 और SO2 ये दो चीजें होती हैं जिनके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा भी होती है। और अभी ये हाल में यूएस के अंदर स्टडी जो हुई है, उसके हिसाब से PFA हर जगह पर, मतलब ग्लोबली वैश्विक स्तर पर PFA की जो मात्रा है, फॉरएवर केमिकल्स की मात्रा जो है, वर्षा के जल में देखने मिल रही है और अम्ल वर्षा भी हो रही है। तो हो सकता है आगे आपको कुछ इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चंस पूछे कि फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म पूछे कि पॉलीफ्लोरोअल्काइल केमिकल्स क्या होते हैं या सब्सटेंस क्या होते हैं। SO2 और NO2 तो आपका जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। वैसे ये भी सब्सटेंस हैं जो हर जगह जो है पानी के अंदर देखने मिलते हैं। कोको पश्चिम अफ्रीकी देशों की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसे गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अधिकांश कोको उत्पादक क्षेत्र भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांशों के भीतर ही सीमित हैं। तो ये रामगंगा है, गोमती है, घाघर है। इसी तरीके से यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको गंडक दिखाई देगी, देन ये गंडक है, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, देन इस कोशी, और ये जो है ये कोशी है, और लास्ट वन जो आती है वो है हमारी महानंदा। इसकी जो नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां गंगा की, वो बाएं तट से मिलती हैं और बाएं तट से एक क्रम आपको याद रखना होता है। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक बिहार में ही, और कोसी नेपाल से आती है, पटना के पास मिलती है, और महानंदा, ठीक है, और इसी के जस्ट आगे है फरक्का बराज, पश्चिम बंगाल, यहीं से एंट्री हो जाती है पद्मा के रूप में। लेकिन अगर आप देखोगे तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको आप सहायक नदियां कहते हो। तो इनकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे याद रख लेना। इसको कहा जाता है 4G किलोमीटर। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें 4G में, वैसे 4G के अंदर पहला जी नहीं है, लेकिन उसको जी कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपका आता है रामगंगा। ये रामगंगा वैसे तो उत्तराखंड में है, लेकिन आकर उत्तर प्रदेश में ही मिलती है रामगंगा। ये सबसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो पहले जी में इसका आप ये वाला जी ध्यान दे दोगे तो पहला जी रामगंगा है। रामगंगा के बाद आपको गोमती नदी मिलेगी। ये गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और फाइनली लखनऊ शहर जो बसा हुआ है वो गोमती नदी के ही तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आपको घग्गर नदी मिलती है और फिर गंडक नदी मिलती है, और गंडक के बाद कोसी मिलती है, और कोसी के बाद के फॉर कोसी, एम फॉर महानंदा। तो यहां पे आपको देखने मिलेगा कि सबसे पहले जो नदी आती है वो रामगंगा आती है। रामगंगा के बाद गोमती आती है जो उत्तर प्रदेश में ही मिलती है। इसके अलावा जो घग्गर है और गंडक है, कोसी, ये तीनों बिहार में, ये इसमें जाकर मिलती है। दोनों की आवाज में भी काफी अंतर है। तेंदुए की आवाज दहाड़ जैसी होती है, जबकि चीता दहाड़ता नहीं है। चीते का शरीर लीन और स्लिम होता है, जबकि तेंदुए का शरीर चीते के मुकाबले बहुत हेवी होता है। शिकार करते वक्त चीते 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं, इसलिए ये खुले या छोटी घास वाले मैदानों में रहते हैं, जबकि तेंदुआ घने जंगलों से लेकर अर्ध शुष्क मैदानों में मिलता है।
साहेल हमेशा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साहेल के संबंध में सही है? यह अफ्रीका का सबसे कम विकसित अशांत अर्धशुष्क एवं जलवायु विभाजक प्रदेश है। दक्षिण पूर्व एशिया में पठारी क्षेत्रों को इसी शब्द से जानते हैं। यह वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच विवादास्पद सीमाई इलाका है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। साहेल को दुनिया के सबसे कम विकसित और आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र मानते हैं। भौतिक रूप से यह एक खास प्रदेश है जो न तो पूरी तरह सहारा मरुस्थल में आता है, न ही वनीय क्षेत्र में। उत्तर में सहारा रेगिस्तान से और दक्षिण में सवाना और उष्ण वनस्पति प्रदेशों को यह अलग करता है। यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीकी देश नाइजर से सभी तरह के सुरक्षा सहयोग को समाप्त कर दिया है। दरअसल अफ्रीकी देश नाइजर की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। जनरल अब्दुर्रहमान तिब्यानी को विद्रोही सैनिकों ने अपने नेता के तौर पर घोषित किया था। छोटे से इस मुल्क में हुए तख्ता पलट में पश्चिमी देशों द्वारा रूस का हाथ बताया जा रहा है। अफ्रीका में तख्ता पलट की श्रृंखला में एक नया नाम जुड़ गया है। पश्चिम मध्य अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट देखने को मिला। हाल ही में गैबन में संपन्न हुए चुनावों का रिजल्ट आया था। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, ऑब्वियसली। या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने के बावजूद पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, तो उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। जब लोकसभा में वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है, इसको हटाने की कोई बात नहीं है। इस समय ये किसी भी विषय पर वोटिंग नहीं करेगा। प्रथमतया वोटिंग नहीं करेगा। बराबर बराबर वोट पड़ गए, 50-50 वोट पड़ गए, तो फिर निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट ये देगा, ठीक। लेकिन जब इसको हटाने का संकल्प ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है, तो उस समय ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर रहा है। उस समय ये कार्यवाहियों में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि मेंबर तो है ही लोकसभा का। तो उस समय ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा, लेकिन कास्टिंग वोट तो अध्यक्ष का एक अध्यक्ष के साथ जुड़ी हुई सहूलियत है ना, कि वो कास्टिंग वोट दे सकता है, उसके राइट्स हैं। अब ये अध्यक्ष के तौर पर तो है नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट मामला चल रहा है, कंसिडरेशन में है। तो फिर ये प्रथमतया वोट डाल सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। पहला कंडीशन ये है कि सत्र का अवसान हुआ। सत्र का अवसान मतलब कितने सत्र होते हैं? संविधान के हिसाब से किसी सत्र की, और सत्र मतलब क्या समझते हैं? बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो सत्र, किसी भी सत्र के अंतिम तारीख और अगले सत्र के पहली तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यही हाल संसद की स्थिति में और यही हाल राज्य के विधानमंडल की स्थिति में है। इसका मतलब कि कम से कम 2 सत्र विधानमंडल के मामले में भी, राज्य में भी, और संसद के मामले में भी कम से कम 2 सेशन होंगे ही होंगे। बात स्पष्ट है, 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, संविधान यही कहता है। तो पहले सत्र में मान लीजिए कोई विधेयक आया, ठीक है। अब ये विधेयक अभी लंबित है विधानसभा में या विधान परिषद में, और सत्र का अवसान हो गया। मतलब अगर बजट सत्र है, बजट सत्र खत्म हो गया, या मॉनसून सत्र है, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, या शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, अवसान हो गया। अब अगला सत्र आएगा फिर। तो इस कंडीशन में ऑब्वियस है कि ये विधेयक लैप्स नहीं करेगा, खत्म नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा। हिंदी में इसी को कहते हैं व्यपगत और अंग्रेजी में कहते हैं लैप्स। जैसे हमने संसद में पढ़ा था कि भाई लोकसभा अगर विघटित हो गई तो फिर क्या होगा? लोकसभा विघटन के बाद नया चुनाव होने वाला है,
फिर नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा का गठन होगा। तो उस कंडीशन में जो पुरानी लोकसभा में विधेयक लंबित थे उनका क्या हुआ, यही यहां पर हम जानना चाहते हैं। ठीक, तो क्या जानना है यहां जानना है कि अगर सत्र का अवसान हुआ तो विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लंबित विधेयक लैप्स नहीं होगा, उसको अगले सत्र में उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर विघटन हो गया विधानसभा का, विधानसभा के विघटन के कंडीशन में अगर विधेयक विधानसभा में लंबित है, ठीक है, तो फिर ये लैप्स कर जाएगा। अगर विधेयक विधानसभा से पास होके विधान परिषद में लंबित है तो भी लैप्स कर जाएगा। एक कंडीशन ये हुआ कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए सूचित कर दिया गया है, बुला दिया गया है, और उसके बाद लोकसभा विघटित हो गई। और दूसरा कंडीशन यह हुआ कि ज्वाइंट सिटिंग की नौबत आ गई है, बुलाना है, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी गई है, मतलब अभी आहूत नहीं किया गया है, कॉल नहीं किया गया है ज्वाइंट सिटिंग, और लोकसभा विघटित हो गई। इन दोनों कंडीशंस में अंतर है। पहला कंडीशन, अगर ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया गया है और लोकसभा विघटित हो गई तो भी ज्वाइंट सिटिंग होगा और विधेयक पारित होगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया गया है, लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया है और लोकसभा विघटित हो गई तो ज्वाइंट सिटिंग होगा, और नहीं कॉल किया गया है, अभी गतिरोध के बाद नहीं कॉल किया गया और लोकसभा विघटित हो गई तो फिर खत्म हो गया, लैप्स कर गया। इन दोनों कंडीशंस को भी आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, रटना नहीं, 3-4 चीजें पॉइंट हैं आर्टिकल 107 में। कौन सा विधेयक कब व्यपगत होता है, मतलब खत्म होता है। 3-4 कंडीशन है, वो 3-4 कंडीशन आपको याद कर लेनी है। आज जाते ही आर्टिकल 107 पहले आंसर करो। क्वेश्चन पूछा है 2016 में, कभी भी पूछ। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पे व्यपगत हो जाता है, मतलब लैप्स हो जाएगा। यदि सत्र खत्म हो गया, सत्रावसान हो गया तो लैप्स हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, यानी ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है जिसे अभी तक लोकसभा में पारित ही नहीं किया गया है, यानी लोकसभा में कोई पारित ही नहीं हुआ है वो, तो बोल रहे लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो अभी पारित ही नहीं हुआ था, तो यदि लोकसभा विघटित भी हो जाए तो वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि अभी तक केवल राज्यसभा में ही लंबित है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2, बहुत बढ़िया। देविंदर, नईम, अनुराधा, प्रमोद, शालिनी, अजीम, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा केवल 2 सही। पहली बात देखो, मैंने आपको वो एक फॉर्मूला बताया था ना, जिसे फॉर्मूला नहीं मतलब एक तरीका बताया था याद करने का, कि न्यूनतम कितने सत्र होते हैं, मतलब कम से कम कितने सत्र होने चाहिए, तो 2 सत्र होने चाहिए। नॉर्मली होते कितने हैं, तो 3 सत्र होते। जैसे मान लो ये एक सत्र है, 6 महीने मान लो के गैप पे दूसरा सत्र आ गया, एक ही साल के अंदर मान लो कम से कम 2 सत्र, तो ये सत्र यहां पे मान लो इसका सत्रावसान हो गया। भाई सत्र का ही तो अवसान हुआ है, सत्र ही तो खत्म हुआ है। अब सत्र में मान लो लोकसभा में लंबित था कोई भी, तो यदि सत्र खत्म हो जाएगा तो ये लैप्स क्यों होगा? के पीछे कोई लॉजिक नजर आ रहा है? क्यों लैप्स होगा? भाई दूसरे सत्र में पारित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे विधेयक जो मतलब सत्रावसान का है ना, सत्र के खत्म होने का, विधेयकों के लैप्स होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विधेयक लैप्स नहीं होंगे सत्रावसान की कंडीशन में। तो पहला कथन कतई गलत है, ध्यान रखिए, सीधा सीधा गलत है। सत्रावसान से विधेयक लैप्स नहीं होगा। दूसरा, चूंकि मैं आपको रीजन बता चुकी हूं, क्योंकि लोकसभा में तो आया ही नहीं था, और लोकसभा व्यपगत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा केवल 2। आर्टिकल 107 में ये 5-6 प्रोविजन है, कौन सा विधेयक कब लंबित नहीं, कैसे, क्या होता है। पहली बात तो सत्रावसान के आधार पर कोई भी विधेयक व्यपगत नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात,
लोकसभा में आरंभ किया गया कोई विधेयक, है ना, लोकसभा में लाया गया विधेयक, राज्यसभा में भले ही वो लंबित है, लेकिन यदि लोकसभा में ये लोकसभा का यदि विघटन हो गया तो वो व्यपगत हो जाता है। यदि लोकसभा ने कोई विधेयक को पारित कर दिया, है ना, केवल लोकसभा ने ही पारित किया है, अभी राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित है, तो केवल लोकसभा द्वारा पारित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही है ना, यानी ऐसा विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा में अभी लंबित है, लोकसभा के विघटन पर वो व्यपगत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट देखो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कब लौटाएंगे, है ना, जब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया होगा सहमति के लिए। अब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास कब जाएगा? जब लोकसभा ने भी पारित कर दिया होगा, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया होगा, तभी तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना। यानी ऐसा विधेयक जो लोकसभा ने भी पारित कर रखा है, राज्यसभा ने भी पारित कर रखा है, राष्ट्रपति के पास जा चुका है, भले ही राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज रखा है, ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, ये व्यपगत नहीं होगा, तो ये भी सही है। और 17 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देख ही लिया। अब ये स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा में आरंभित विधेयक, यानी ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में आरंभ किया है, जिसे लोकसभा ने अभी पारित ही नहीं किया है, केवल राज्यसभा में आरंभ हुआ है, लोकसभा ने अभी उसको पारित ही नहीं किया, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा लोकसभा के विघटन का? नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में आरंभ किया गया हो, लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, और ख में लिखा हुआ है लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक, अब बताइए किसके परामर्श पर करेगा, किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति खुद से करेगा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? सत्र को बुलाना, सत्र का अवसान करना, खत्म करना, लोकसभा का विघटन करना, ये किसकी सलाह पर होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए तभी तक बाध्य है जब तक कि सरकार को बहुमत हासिल है लोकसभा में। ठीक है, क्योंकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में जब विश्वास खो चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो लोकसभा में विश्वास खोने के बाद इसका मतलब अब वो बहुमत में नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अगर कहा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि लोकसभा को विघटित करके फ्रेश इलेक्शन कर दीजिए, तो यहां राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि लोकसभा को भंग करना है या फिर नहीं करना है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ने 2019 में दक्षिण अमेरिकी देश के तेल क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे। लोकसभा में पहला विधेयक महिला आरक्षण पर पेश किया गया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। सरकार के मुताबिक इससे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ेगी। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। बिल में लोकसभा, विधानमंडलों में विधानसभा और दिल्ली असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स के भीतर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। यह रिजर्वेशन 15 सालों के लिए प्रस्तावित किया गया है। रिजर्वेशन परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। तो ये बिल जो है पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया और फाइनली 18 के बाद से 20-21 पर इस पे कार्रवाई हुई थी और 29 सितंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल पर साइन कर दिए थे। तो हमारे यहाँ कोई बिल एक्ट कब बनता है? जब वो लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और तीसरा जो है उसको राष्ट्रपति जी क्या करें, हस्ताक्षर कर दें, तो वो बिल अधिनियम के तौर पे जाना जाता है। तो ये बिल जो था अधिनियम बन गया।
29 सितंबर को ही। किसकी बात कर रहे हैं? नारी वंदन अधिनियम, जो कि किसके लिए है? तो भाई वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए है, महिलाओं के आरक्षण के लिए है। तो भाई ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या ऐसी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो यहां पर वुमेन्स कोटा ओनली आफ्टर सेंसस, प्ली फॉर ड्रॉपिंग टाइम फ्रेम, सुप्रीम कोर्ट से इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसका मतलब क्या है? तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच बैठी थी, और इस 2 जजेस में संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी थे। संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी अभी क्यों बैठे हुए थे? तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस की एक नेता हैं जिनका नाम है जया ठाकुर। जया ठाकुर जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि नारी वंदन अधिनियम अभी वर्तमान सरकार ने पास किया, जिसमें 33% आरक्षण दिए जाने की संभावना है। लेकिन जब हमने बिल को पढ़ा था तो बिल में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पेच फंसा दिए गए हैं। एक चीज है कि जब तक जनगणना नहीं होगी अगली, तब तक क्या नहीं किया जाएगा, इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा, परिसीमन नहीं होगा तब भी इस बिल को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इसमें 2 पेज फंसे हुए हैं, पहला सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। तो इस पर जो है जया ठाकुर ने कहा कि भाई ये बिल तो एक्ट बन गया है, अब ये जब बिल एक्ट बन गया है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ये दोनों शर्तें हटा दे, और शर्तें हटा दे तो भाई ये अभी से लागू हो जाएगा, 2024 के चुनाव में लागू हो जाएगा। नहीं तो हमने क्या समझा था कि 2029 के चुनाव में ही ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ना अभी जनगणना हो पाई है 2021 वाली, ना अभी परिसीमन हो रहा है क्योंकि वो 2026 तक ड्यू है। तो ये दोनों ही शर्तें थी। प्रतिषेध मतलब हो गया प्रोहिबिशन, रोकना। रोकेंगे किसको? जो कोई कुछ काम कर रहा हो उसको रोक सकते हैं, जो काम कर चुका हो उसको रोकेंगे। रोकने की कंडीशन क्या है? कोई गलती कर रहा हो उसको रोका जा सकता है कि भाई नहीं, ये तुमको नहीं करना है, ये तुम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। जो कोई काम कर रहा है उसको रोका जाए। तो रोकने का काम कब होगा? जब न्यायालय कौन जारी करता है? दोनों को कौन जारी करता है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, दोनों को किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है? किसको जारी किया जाता है? वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। अब दोनों में टेक्निकल फर्क क्या है? प्रोहिबिशन तब होगा जब कोई काम किया जा रहा हो। न्यायालय ऐसा कौन सा काम करेगा जिसको रोकने की जरूरत पड़ेगी? न्यायालय ऐसा काम कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय जब अपने अधिकारिता के बाहर जाकर कोई फैसला, कोई सुनवाई कर रहा हो। प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। प्रतिषेध है ना, मदिरा के उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करता है। मतलब कैसा? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर रोक लगाता है, प्रशासकीय अधिकारी को कोई कार्यवाही विशेष करने से वर्जित करता है, किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये है कंसेप्ट का क्वेश्चन, जिसे पता है नहीं, वैसे सी के भी चांसेस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसलिए आंदोलन मत करो, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? क्या बात है भाई, इतने समझदार कब से हो गए रे? मेरे को इतना यकीन तो था नहीं। पहली बात तो प्रशासकीय अधिकारियों के खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी नहीं होती। पुलिस, मदिरा, ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट है ना, ये न्यायिक रिटें होती हैं। ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्थान है उनके खिलाफ ही जारी हो सकती हैं। शानदार क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले की कार्यवाही करने से रोकना, यानी पहले ही रोक देना, रुको रुको रुको, ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अनुसूचित जातियों की पहचान कौन करेगा? सेम बात है, राष्ट्रपति। पहली बार में क्या होगा? राज्य और यूटीज से, जहां राज्यों के राज्यपाल से परामर्श ले लेगा, और सब जगह से रिकमेंडेशंस जब आ जाएंगे
तो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, लोक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार राज्यपाल से परामर्श करेगा। राज्यों में, यूटीज में तो जरूरत ही नहीं है परामर्श करने की। सबसे एक परामर्श के बाद क्या हुआ, पब्लिक नोटिफिकेशन, उसके बाद फिर अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, एसटीज का, ठीक उसी विधि से जिस विधि से शेड्यूल्ड कास्ट का की पहचान होती है वैसे ही एसटीज की पहचान होगी। एक बार जब पब्लिक नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद कोई भी बदलाव संसद करेगी विधि के द्वारा, ठीक है, न कि राष्ट्रपति। तो बस इतनी सी बात है 341 और 342 में, और इस बात को आपको समझना है। टाइटल है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय, क्या रिसीव करेंगे और क्या खर्च करेंगे, इसका विवरण रखवाएगा। कौन रखवाएगा? प्रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण में राष्ट्रपति रखवाता है दोनों सदनों के समक्ष, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के एस्टिमेशन के संबंध में, अनुमान के संबंध में, इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय के लिए अपेक्षित राशियां, मैंने बताया था ना कि व्यय को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक, संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, किसी अनुदान की मांग को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि भाई ग्रांट की डिमांड किसके कहने पर होगा? राष्ट्रपति के कहने पर होगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर होगा। तो वित्त मंत्री जो है वो अपने बजट प्रस्तुत करेंगे या करेंगी हमेशा लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं करेंगे, भले ही वो खुद राज्यसभा के सदस्य, ये याद रखिएगा। चीन का आर्थिक और साम्राज्यवादी नियंत्रण या फिर राजनीतिक नियंत्रण अर्जेंटीना को किसी भी स्तर पर कोई भी नुकसान पहुंचाए। वर्तमान में यदि हम अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दक्षिण अमेरिकी देश है, यहां पर आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खस्ता हाल हो गई है। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया कि सूडान में पिछले 8 महीनों से संघर्ष के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध हुए। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स से इस संघर्ष को रोकने के लिए कहा। गृह युद्ध जैसी जहां भी स्थितियां बनी हुई हैं उससे भी सवाल पूछा गया है पहले भी, तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है। सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड भी क्या करते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड भी आपके लिए एक प्रदूषक है और वायु प्रदूषण में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है। तो ये भी एक बहुत बड़े प्रदूषक हैं। अब ये कहाँ से निकलते हैं? इनकी बात करा जाए तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से, जीवाश्म ईंधन को आपने जलाया तो सल्फर के ऑक्साइड निकल गए, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, चाहे कोयला जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं। अगर प्राकृतिक तौर पर देखें तो प्राकृतिक तौर पर इनका उद्गम होता है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी उद्गार से। तो ज्वालामुखी उद्गार भी इनका एक तरीके का स्रोत है। और भी कहाँ कहाँ से निकलते हैं? तो भाई इनका आप सीधे तौर पर लिख सकते हो, कोयले के दहन से निकलते हैं। कोयले का दहन हो गया। दूसरा कारण क्या है? तो भाई चमड़ा उद्योग के पास से कभी आप निकले हो, कहीं लेदर फैक्ट्री के आसपास निकले हो, तो चमड़ा उद्योग से भी जो धुआं निकलता है बहुत ही ज्यादा गंध आती है वहां पे। उसकी बहुत बड़ी वजह सल्फर ही होता है। तो चमड़ा उद्योग से निकलता है, कोयले के दहन से निकलता है, जीवाश्म ईंधनों के, पेट्रोल के जलाने से भी इसका उत्पन्न होता है। तो ये सारे स्रोत जो देखने मिलते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सल्फर के ऑक्साइड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल।
सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब जैसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछ देगी यूपीएससी, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो गलत हो जाएगा ना, वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे कौन? सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर। ये तिथियां देखो, मैं बहुत ज्यादा तिथियां याद नहीं कराती हूं, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और हमें पता भी होनी चाहिए भाई, वो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि भाई हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और इसी दूसरी बैठक में फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था, ध्यान रखिएगा। जब ये सब हो गया तो फ्रांस में एक व्यवस्था चलती है, ट्रेडिशनल, वहां के कन्वेंशन का पार्ट है, परंपरा का पार्ट है, कि जब पहली बार वहां बैठी विधायिका या फिर संविधान सभा, तो फ्रांस से हमने सीखा था कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। ऑन कर दो, ये ऑफ हो गया है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठी संविधान सभा, और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। पहला प्रावधान था कि भाई अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, और संघ यहां आ गया है, फेडरेशन है बेसिकली इंग्लिश में, यूनियन नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं परिसंघ संघ में क्या अंतर है, ये कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, देखिए परिसंघ और संघ को समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा। जैसे आप 10 दोस्त या 20 दोस्त पढ़ाई करते हैं, अलग अलग अपने अपने घर में पढ़ाई करते हैं, और आपने तय किया है कि हम एक जगह इकट्ठा होके पढ़ाई करेंगे, एक किसी अपने दोस्त के यहां या अपने टीचर के यहां। अपने टीचर के यहां पहुंचेंगे, 20 लोग एक जगह बैठकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये टीचर है आपका, और यहां पर आप लोग हैं, बैठे हुए हैं, यहां पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ आ गए। लेकिन इसमें से किसी पर भी ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि ये छोड़कर नहीं जा सकता है। मान लीजिए 20 लोग थे, हो सकता है इस आदमी का मन ना करे बाद में आने का, ये इसमें से बाहर आ गया, ठीक है, ये अपना अकेले पढ़ेगा। फिर इसका मन हुआ, ये भी बाहर आ गया, ये भी अपना अकेले पढ़ेगा या किसी और ग्रुप के साथ पढ़ेगा, कोई बाध्यकारी नहीं है। इसी तरीके से कई राज्यों ने जब आपस में सहमति बनाई कि हम एक साथ कुछ मुद्दों पर निर्णय लेंगे, जैसे कि विदेश संबंध हो गया, विदेश नीति हो गई, जैसे रक्षा हो गया, संचार हो गया, ऐसे मैटर्स जो सारे राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, और बाकी सारे निर्णय अपने अपने राज्य के स्तर पर लेते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे अपने अपने लेवल पर, लेकिन कुछ मैटर्स पर हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। लेकिन अगर हम यहां फिट नहीं बैठेंगे, आपके साथ हमारा मन नहीं लगेगा, हम बाहर हो जाएंगे। तो यह है परिसंघ। मध्यम योग जो है ये भास की रचना है, भास। 2023 में भारत से पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर समूहों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कर्नाटक के बेलूर, हेलीवुड और सोमनाथ में स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में भारत के 2 प्रमुख स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया गया।
एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा की प्रतिष्ठित पीठ शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व भारती और शांति निकेतन को किस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किन आधारों पर इसे एक विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, इन सभी पहलुओं पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। तो लिख दिया गया कि भाई स्पष्ट करके कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स परिवर्तन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, एडिशन कर सकती है, या निरसन कर सकती है, रिपील कर सकती है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधायी शक्ति का मतलब यहां क्या है? संविधान में संशोधन करना, काटना, छांटना, जोड़ना, हटाना, ये सब पहले कौन किया करता था? जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा। तो संविधान सभा वाली शक्ति ही दरअसल आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो इसलिए इसको संविधायी शक्ति या कॉन्स्टिट्यूएंट कहा गया है, ठीक है, पावर। तो संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, एडिशन किया जा सकता है, परिवर्तन, वेरिएशन किया जा सकता है, या निरसन, रिपील किया जा सकता है, के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। फिर 109 देख लीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। ध्यान रखिए, यहां शब्द है सिफारिश। सिफारिश का मतलब संशोधन नहीं। राज्यसभा की बस इतनी ही शक्ति है धन विधेयक के संबंध में कि वो रिकमेंड करे जो भी उसके सुझाव है। उसके लिए भी 14 दिन का वक्त दिया जाता है। 14 दिन के वक्त के भीतर वो रिकमेंडेशंस के साथ लोकसभा को वापस कर दे, और लोकसभा उस रिकमेंडेशन को माने ना माने लोकसभा की मर्जी है, तो पारित हो गया वो। अगर इसने 14 दिन के भीतर कोई सिफारिश नहीं भेजी है तो ऐसे भी पारित समझा जाएगा। वही ये लिख रहा है कि जब धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मतलब यह हुआ, पहली चीज, मनी बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक। दूसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनुमति से किया जाता है इसको, यह भी नोट कर लीजिए, जरूरी है इसके लिए। तीसरी बात, लोकसभा से पारित होने के बाद जब ये आगे बढ़ेगा राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फाइनली जाएगा, लोकसभा स्पीकर इसको प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक है, ठीक है। प्रमाणित करना जरूरी है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा स्पीकर की शक्ति है। ये बताएगा कि भाई मनी बिल है भी या नहीं, यानी इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष पर है कि मनी बिल है कि नहीं। जब लोकसभा ने इसको राज्यसभा के लिए भेज दिया तो राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्ति है। क्या शक्ति है? लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास गया, इसके पास 14 दिन का वक्त दिया गया है इसके बीच में अपने सिफारिशें भेजने के लिए, रिकमेंडेशन भेजने के लिए, संशोधन करने के लिए नहीं। यानी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिफारिश भेज सकता है, ये अस्वीकार नहीं कर सकता उसको, ठीक है।
इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। अब ये जब सिफारिश कर देगा तो लोकसभा की मर्जी है उन सिफारिशों को माने या ना माने। अगर नहीं मानती है फिर भी पास हो गया, पारित हो गया। ठीक है। अगर मान जाती है तो संशोधनों के साथ वो पारित हो जाएगा मानने पर, और नहीं मानने पर भी पारित होगा। अगर मान लीजिए 14 दिन तक राज्यसभा ने कोई सिफारिश नहीं भेजा तो भी ये दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि भाई धन विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर धन विधेयक में राज्यसभा को शक्ति दे दी गई और राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं हुआ और धन विधेयक वहां अटक गया तो सोचिए भारत सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि बजट में जो विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये सारे विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं और इसके बिना तो आप फंड से 1 पैसा नहीं निकाल सकते, तो फिर सरकार, देश चलेगा कैसे? इसलिए राज्यसभा को सीमित शक्ति दी गई है। इसमें संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक त्वरित विकल्प प्रदान करता है। जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई बिल राज्यसभा में फंस सकता है और सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार ऐसे बिल को धन विधेयक घोषित करवाकर कानून बनवा देती है। आपको बता दें, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश किए गए विधेयक को केवल लोकसभा से सहमति की आवश्यकता होती है और राज्यसभा के पास विधेयक पर विचार करने और सिफारिशों के साथ इसे वापस करने के लिए केवल 14 दिन का समय होता है। लोकसभा या तो इन सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और धन विधेयक को कानून बना सकती है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। 109 में पूरी प्रोसेस है। धन विधेयक किस सदन में आएगा, किस सदन की ज्यादा शक्तियां हैं, किसकी कम शक्तियां हैं, कैसे पारित होगा। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है ना। इसी तरीके से 111 में विधेयकों की स्वीकृति की प्रोसेस है। कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या क्या शक्ति। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा तो 7 राज्यों से मिलाकर बन गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और बाद में सिक्किम इसमें शामिल हो गया 2002 में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में 2002 में संशोधन हुआ। उसी के लिए गवर्नर और मुख्यमंत्री और उत्तर नॉर्थ ईस्ट के सारे अब 8 स्टेट इसमें हैं। ठीक है। गवर्नर और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो अभी आईएससी में तो हमने पढ़ा कि पदेन अध्यक्ष उसका कौन है? प्रधानमंत्री। जोनल काउंसिल में हमने पढ़ा पदेन अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के जरिए जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना, जिसमें 8 राज्य हैं, उसमें चेयरमैन और अन्य 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। गवर्नर और मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। और ये फिएट करेंसी के साथ 1-to-1 विनिमय योग्य है, यानी कि आप इसको फिएट करेंसी के साथ सीमलेसली बदल सकते हो। कि आपके पास अगर डिजिटल करेंसी में 100 रुपए हैं, अगर मेरे पास डिजिटल करेंसी के 100 रुपए हैं और वो फिएट करेंसी के 100 रुपए के एकदम बराबर होंगे, ये परिवर्तन, ये एक्सचेंज मैं तुरंत बिना किसी समस्या के कर पाऊंगा। ठीक है। यानी कि कोई इसमें बीच में अड़चन नहीं होगी, कोई इसमें बिचौलिए नहीं होंगे जो इसमें 2% 4% अपना कट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से इंटरचेंजेबल होगा, आप इसको पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है। और ये क्या करेगा? भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा, मूल्य के सुरक्षित स्टोर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कि डिजिटल संस्करण में भी वो उतनी ही मुद्रा को अपने अंदर संरक्षित सुरक्षित रखेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा सीबीडीसी। क्लियर हुआ? बिल्कुल एकदम जिस तरह से आपके पास फिएट नोट होता है वैसे ही डिजिटल नोट भी आपके पास होगा। मुझे पता है एक आध डाउट आ रहा होगा दिमाग में, अभी आगे एड्रेस करूंगा उनको सबको, चिंता मत कीजिएगा। यहां पे क्या होगा? इसको इश्यू कौन करेगा? इसको इश्यू करेगा केंद्रीय बैंक।
कि डिजिटल करेंसी और ये जो आप यूपीआई इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसमें मेन फर्क ही ये है कि डिजिटल करेंसी जो है ये फिएट करेंसी जैसा ही है, ये एक तरह का वॉलेट है। जैसे आपके वॉलेट में आप 1000 रुपए रखते हो, 500 रुपए रखते हो, वैसे ही आपका डिजिटल वॉलेट होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं। तो जैसे आपकी जेब में जो 100 का नोट होता है या 500 का नोट होता है, वो आपसे ये नहीं पूछता कि भैया तेरा बैंक अकाउंट है कि नहीं, ऐसे ही ये डिजिटल करेंसी भी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं। अगर मुझे आपसे चॉकलेट खरीदनी है इस मामले में, तो मैं अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, इसमें मुझे बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए, और यहां पे क्या है, कोई बैंक जो है, कोई वाणिज्यिक बैंक बीच में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी वाणिज्यिक बैंक की कोई खास भूमिका नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, तुलन पत्र क्या होता है, बैलेंस शीट। हर नोट जो होता है वो बैलेंस शीट के थ्रू होता है, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी क्या होगा, ये केंद्रीय बैंक के यानी कि रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर देयता की तरह प्रतीक होगा, यानी कि उनके लिए लायबिलिटी होगा। इसको जो है कई बार सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त प्रथा थी इसमें एक, इसके अंतर्गत एक सूर्यास्त व्यवस्था भी हुआ करती थी। सूर्यास्त व्यवस्था या सूर्यास्त प्रथा या कानून भी इस पे लागू होता था कि जो ये भाई तिथि दी गई है, उस तिथि पे राजस्व लाना जरूरी है। अगर उस तिथि तक राजस्व नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अगर उस तिथि तक राजस्व नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, उस राजस्व व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। मतलब हम उस अगर सूर्यास्त तक आपने यहां पर चीजों को डिपॉजिट नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आपका जो ये जमीन है वो आपसे छीन ली जाएगी। अब आप यहां के जमींदार नहीं रहेंगे, फिर नीलामी होगी। फिर जो है नीलामी होगी और नीलामी होकर के तो कोई दूसरा इसकी बोली लगा करके वो हमें तो वो भी जब तक देता रहेगा तब तक काम चलता रहेगा। नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसने भारतीय किसानों को भू स्वामित्व होने का अधिकार दे दिया था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू राजस्व संग्रह के 3 प्रमुख तरीकों में से एक थी। यहाँ रैयत शब्द का अर्थ किसानों या खेती करने वालों से है, जो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को सीधे या व्यक्तिगत रूप से लगान भरने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था को 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में शुरू किया गया था, जिसे आगे चलकर इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आ गई। अपनी गलतियों से सीखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस बार भू राजस्व की दर उपज के आधार पर न रखते हुए भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर रखी थी तथा इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। एक बिचौलियों को दूर करना और दूसरा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत के बड़े जमींदारों का न होना। हालांकि अंग्रेजों द्वारा लाई गई इस व्यवस्था से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत बिचौलियों को दूर करने से सरकार को इस व्यवस्था का फायदा हुआ। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। ये फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बोत्सवाना में आयोजित बैठक में लिया गया था। इसके बाद भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की संख्या 15 हो गई है। दोस्तों 2023 के अंत में गरबा नृत्य काफी चर्चा में रहा। इसके चर्चा में रहने का कारण था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसका शामिल होना। आइए जानते हैं क्यों है ये खास। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्ति नृत्य है जिसे पूरे गुजरात राज्य और भारत में किया जाता है। सामान्यतः इस नृत्य को नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य स्त्री ऊर्जा या देवी शक्ति की पूजा को समर्पित है। इसे लयबद्ध संगीत, गायन तथा ताली बजाकर किया जाता है तथा यह एक सामाजिक भेदभाव की सीमाओं से परे है। यदि हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो यह हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली जीवंत अभिव्यक्तियां हैं जो एक विशिष्ट महत्व रखती हैं, जिसमें शामिल होती हैं मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव संबंधी कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान और प्रथाएं इत्यादि। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है 4 बार। सबसे पहली बार हुआ 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और अंतिम बार 2002 में। तो अभी तक परिसीमन कहां का कब कब हुआ? 1952, 1962, 1972। ये परिसीमन हुआ जो लोकसभा के सीटों का आवंटन
राज्यों के लिए हुआ, और 2002 वाले परिसीमन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया गया। 2002 वाले में लोकसभा के सीटों के आवंटन पर काम नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज पर काम किया गया। सत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी मणिपुरी कोंकणी, नेपाली कोंकणी मणिपुरी, कोंकणी कश्मीरी नेपाली, नेपाली कोंकणी असमिया। मैंने अभी बताया है आपको 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी वो 3 भाषाएं थी? टॉपिक इजी है, मुझे लगा आप खुद कर लोगे, लेकिन फिर मुझे लगा हो सकता है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना करो, खुद से सोचना पड़ता है भाई। और क्वेश्चन यहीं से आ गया, आप कहोगे मैम ने तो पूरी पॉलिटी पढ़ाई थी, राज भाषाएं तो पढ़ाई, छोड़ना नहीं है कुछ। ध्यान रखिएगा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली कोंकणी मणिपुरी ये जोड़ी गई। 21वें द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 92वें द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई। सीपीआई के बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 254 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल की थी। कृपलानी साहब की केएमपीपी केवल 9 सीट जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनसंघ केवल 3 सीटें जीतने में सफल रहा और इसके संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी स्वयं कलकत्ता दक्षिण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से जीत गए। भाग कौन सा है ये? 9 क। पंचायत किस में था? भाग 9 में। और ये किस में है? भाग 9 क में। चलिए, आपातकालीन उपबंध भाग 18 संविधान का। आइए सबसे पहले बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, फिर इसको समराइज कर लेंगे। आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 से शुरू है। जैसे भाग 5 में हमने देखा संघ, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो भाग कौन सा है आर्टिकल 368 का? 20। ठीक है, भाग 20 है जिसमें आर्टिकल 368 का जिक्र है। और भाग 20 में कितने आर्टिकल्स हैं? भाग 20 के भीतर कितने अनुच्छेद हैं? ये आइडिया है किसी को? भाग 20 में कितने अनुच्छेद हैं? 368 से लेकर कहां तक है? केवल 1। निर्वचन के जरिए बताया गया। जैसे एकांतता का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैसर्गिक अधिकार है ये। किस मामले में? पोट्टुस्वामी केस 2017 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पोट्टुस्वामी केस 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एकांतता का अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार है। यानी आप किसी का फोन टेप करेंगे तो आप उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, निजता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं। निजता भी लिख लीजिए, निजता का अधिकार भी। ठीक है, फोन टेप करना, रात के वक्त किसी के घर में पुलिस घुस गई तो भाई एकांत कहां रह गया? वो एकांतता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसलिए रात में किसी के घर में पुलिस प्रवेश नहीं करेगी। अज्ञात जगह पर एकांत रहने का अधिकार, ये सब एकांतता के अधिकार के अंतर्गत हैं। और केस क्या है? केस पोट्टुस्वामी, जो कि आगे भी आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी की बात हो रही है। इस अधिकार को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपर्युक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होता है? यानी कहां पे हम आर्टिकल इसको निजता के अधिकार को देखते हैं? अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए डीपीएसपी, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। मतलब इन 3 में से ही बता दो। यानी निजता के अधिकार को हम कहां रखेंगे? राइट टू प्राइवेसी को हम कहां रखेंगे? देखो, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई, लेकिन ये इस तरीके के ऑप्शन है जिसने थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ा है फंडामेंटल राइट को,
उसे पता है भाई आर्टिकल 14 का निजता के अधिकार से क्या लेना देना, आर्टिकल 17 का निजता के अधिकार से क्या लेना देना, आर्टिकल 21 का निजता के अधिकार से लेना देना है ना। राइट टू प्राइवेसी को वैसे आर्टिकल 19 में भी रखा जाता है, 19(1)(a) के तहत राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है और आर्टिकल 21 के तहत भी राइट टू प्राइवेसी शामिल है। तो राइट टू प्राइवेसी की जब भी बात होगी तो हम आर्टिकल 21 प्लस भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में गारंटी है निजता के अधिकार को, है ना, और आर्टिकल 21 में तो इसको अलग से शामिल कर दिया गया। वर्ष 2000 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालूयोगी के माध्यम से इस आचरण समिति को गठित किया गया था और इसे उस समय एक तदर्थ समिति के द्वारा तदर्थ समिति के रूप में गठित किया गया था। 2000 में पहली बार गठन, है ना, प्रथम बार गठित, और वर्ष 2015 में इसे अस्थायी रूप दिया गया, अस्थायी रूप दिया गया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।